मिक्सचर रिएक्ट। अगर मिक्सचर रिएक्ट करते हैं तो कैसे हम करेंगे? देखो, 100 ml ऑफ M/20 HCl में 100 ml ऑफ M/10 KOH मिला दिया गया और मुझसे यह पूछा गया कि इसका पीएच क्या होगा। ठीक भाई, है ना? अब देखो, शॉर्टकट से कैसे करते हैं। HCl और KOH आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद जो मैंने शॉर्टकट बताया है वो A-B अपॉन V1 प्लस V2 बोला है। देखो इधर, अब इधर H आएगा या OH आएगा उसका फैसला कर लेंगे, ठीक है। A का मतलब एसिड के द्वारा दिए गए H प्लस के मोल्स या मिली मोल्स, तो 20 और 100 में कितने हो गए? ये 5, है ना शायद? सही है। मोलारिटी को अगर ml से मल्टीप्लाई कर दो तो मिली मोल्स आते हैं, तो अगर ऊपर मिली मोल्स है और नीचे भी मिलीलीटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना कि आप इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। माइनस बेस के बोलो 10 हो गए बेटा, है, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 कितना हो गया? 200 हो गया। बेटा डिफरेंस जो है वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? कितना आएगा? -5। तो मैं माइनस नहीं लिखता और 5/200 करके, अगर कल मेरी आपको ये ट्रिक याद हो तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? OH माइनस की। बोला था ना मैंने कल, क्या बोला था कि अगर डिफरेंस प्लस आता है तो एसिड है नेट, और एसिड है तो H प्लस है। ऋतिक सही है? ईशु भाई चलें आगे। और जब OH माइनस की वैल्यू आपको मिल गई तो इसके बाद मेरा समय, आप सब जानते हैं कि फिर OH से आप POH निकाल लेंगे वगैरह वगैरह, और उसके बाद सारी चीजें आप निकाल लोगे। छोड़ दूं? है? क्लियर है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पर HCl की वैल्यू H2SO4 होती है, मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता, 100 ml ऑफ क्या है M/20 H2SO4 में अगर हम मिलाते 100 ml ऑफ M बाई क्या 10 KOH, तो आपको पता है बेटा कि नेट वैल्यू A-B अपॉन V1 प्लस V2 में एसिड के द्वारा दिए गए H प्लस के मोल्स या मिली मोल्स, तो ये बताओ ये कितने हो गए? 5। लेकिन H2SO4 5H प्लस नहीं देता, 10 देता है। तो क्या A की वैल्यू भी इस बार 10 हो जाती कि नहीं? है सर, ये वाली बात आपने यहां नहीं बताई, बताने का कोई फायदा भी नहीं था क्योंकि सबका n फैक्टर 1 था। ठीक है, ये समझ में आया क्या किया मैंने? और माइनस ये भी 10 और अपॉन जो भी V1 प्लस V2 है 200। क्या वैल्यू बेटा डिफरेंस जीरो नहीं आ गया? तो इस बार ना तो H प्लस बचा ना ही OH मिला, तो क्या मैं pH 0 लिख दूंगा? नहीं बेटा, pH अब की बार क्या होगा? 7 होगा। ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन PMT में आ चुका है। ट्रिक समझ में आई? है? A-B अपॉन A प्लस B का हिसाब किताब। ओके, अब आगे चलते हैं और अगली बात आपको बताते हैं। अब आएगा pH ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग की तो मैंने सारा करा दिया अप टू मेडिकल लेवल। ठीक है, आज घर पे जाके जो आपके पास रेजोनेंस की बुक हो या कोई और बुक हो, बुकलेट हो,
उसके सारे पीएच के सवाल कंप्लीट करना, कोई भी मत छोड़ना, और मंडे को मैं डाउट्स लूंगा आप लोग के। ठीक है? और जितना हम आज पढ़ा देंगे पीएच तक का उतना, और प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा का टेस्ट होगा। मतलब जो मंडे को टेस्ट होगा उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी आएगा, और आज मैं जितना पढ़ा दूंगा वहां तक का आयनिक इक्विलिब्रियम भी आएगा। तो पीएच ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बेटा इधर देखो। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम सब जानते हैं कि CH3COOH होता है, HCOH होता है, H2CO3 होता है, H3PO4 होता है, वगैरह वगैरह। किसी की बेसिसिटी 1 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है। ठीक है? देखो, अब सुनो। आपको याद है कि अगर एसिड की बेसिसिटी 1 हो, तो मैंने कल नहीं परसों बताया था H प्लस की वैल्यू क्या होती है? C अल्फा। याद है? और अल्फा निकालने के लिए मैंने बताया था अंडर रूट K/C। लेकिन जोर देकर कहा था कि यह फार्मूला तब अप्लीकेबल होगा जब उसका n फैक्टर 1 हो। अगर n फैक्टर 1 नहीं है तो आपको फिर मजबूरी में करना पड़ेगा। ठीक है? मान लो यहीं पे H2CO3 होता है, तो मुझे पता है कि ये वीक है, डाई बेसिक एसिड है, तो मुझे शायद 2H प्लस मिलता है। तो क्या H प्लस की वैल्यू 2C अल्फा नहीं होती? है ना? तो ऐसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। जब जब बेसिसिटी कितनी हो? 1 हो। अल्टीमेटली आपको पीएच निकालना है ना, तो मेरा शॉर्टकट ये है, पीएच इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C। ये फार्मूला हमेशा याद रखो अगर वीक एसिड है और उसकी बेसिसिटी 1 है। 99% केसेस में तो यही लगेगा, लेकिन ये फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड और फॉर मोनो एसिड वीक बेस में आप मेरा ये शॉर्टकट याद रखो, POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस log C। ठीक है? ये शॉर्टकट याद रहेगा। जैसे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया पीएमटी में, क्वेश्चन ये था कि मेरे पास में 0.1 m एसिटिक एसिड है और इसका जो Ka है वो 10 की पावर -5 है, और अगले ने मेरे से पीएच पूछ लिया। ध्यान से। ठीक? एक तो तरीका होता है बच्चे जो करते हैं, पहले CH3COOH लिखते हैं, सुनते रहो सुनते रहो, फिर T इक्वल टू 0 पे लिखते हैं, फिर T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं, फिर करते हैं, फिर उसमें टाइम लगता है। अब आपने क्या देखा? वीक है, मोनोबेसिक एसिड है, डायरेक्ट पीएच का शॉर्टकट लगा दो, पीएच इज इक्वल टू हाफ, एक बार लिख देता हूं, PKa माइनस log C की कंसेंट्रेशन, हाफ। आपको पता है PKa क्या होता है? माइनस log Ka, और Ka कितना है? 10 की पावर -5। अगर जोड़ घटाने में और लॉग की वैल्यू में माहिर हो चुके हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि PKa बेटा 5 होगा? होगा। और माइनस log C की वैल्यू कितनी है? 0.1, यानी log 1/10। log 1/10 की वैल्यू रोहित भाई -1, और माइनस पहले से ही लगा है, +1। तो क्या इसका आंसर 3 नहीं हो गया? ठीक है? आ गया समझ में? है? लेकिन ये तो आ गया समझ में, 99% केसेस में अलग है। लेकिन मुझे याद आता है कि एक क्वेश्चन पीएमटी में आ चुका है, मेरे पास है भी वो क्वेश्चन का कलेक्शन। क्वेश्चन ये था, हाँ जी, लिखना,
कैलकुलेट H plus N pH for 5 into 10 की पावर -3 m H2CO3 having 10% dissociation। करो इस क्वेश्चन को। आप एक काम करो, H प्लस निकाल दो, पीएच तो निकाल ही लोगे। तभी का है बेटा, टाइम ज्यादा लगा दिया है। कैसे किया रोहित? H2CO3 है, वीक एसिड है, हाँ 2C अल्फा, 2 तो वही रहा। C की वैल्यू कितनी हो गई? 5 इंटू 10 की पावर -3, और अल्फा 10% है, तो वैल्यू वैल्यू थोड़ी ना परसेंटेज है, वैल्यू तो होगी 10/100, यानी 1/10, यानी 0.1। सही है, कर लोगे? अगला क्वेश्चन भी ये सारे पीएमटी के क्वेश्चन लिखो। ए मेटल हाइड्रोक्साइड, फार्मूला ये है MOH की पावर 4 is 50% dissociated। 50% dissociated, कंसेंट्रेशन इसकी दे रखी है 0.00, और आगे है 25 m, मोलारिटी m। इन्होंने पूछा है इसका पीएच क्या होगा। सही है, बस इतनी जल्दी करना है। मैंने आप लोगों से कहा भी है कि पीएमटी का पेपर कभी भी मुश्किल नहीं आता। जो बच्चा सेलेक्ट भी नहीं हुआ है ना, वो भी कहता है कि पेपर आसान आया था, कहता है ना। फिर भी आपका क्यों नहीं हुआ और किसी और का क्यों हो गया, वो फर्क अप्रोच का है कि एग्जाम में आपका दिमाग कितनी तेजी से चलता है। कर लिया है? नहीं आया समझ में? बताओ, मैं करूं? ये मुझे क्या देगा? OH कितने देगा? 4C अल्फा। नहीं समझे? 4C बेटा 0.0025, और क्या ये वैल्यू 50% 1/2 नहीं हुई? जैस्मिन कितना आया ये? 5 इंटू 10 की पावर -3, ये किसकी वैल्यू आई? तो पीओएच निकाल लो। अगर शॉर्टकट इस्तेमाल करूं बच्चों, देखो तमन्ना, देखो क्या पीओएच की वैल्यू 3 माइनस लॉग 5 नहीं होगा? तो पीओएच की वैल्यू अगर 3 माइनस लॉग 5 होगा, और लॉग 5 कितना होता है? 0.7, तो क्या ये वैल्यू 2.3 नहीं हो गई? लेकिन ये तो पीओएच है, और अपने को राहुल क्या चाहिए? पीएच। तो 14 में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कर लोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की अब? हैं? तो कहीं 4C अल्फा हो और एक का हो, तो फिर वो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना। कौन सा? हाफ PKA माइनस क्या? लॉग C। बस, ठीक। चलो भाई, ये हो गया। अब इसके बाद है बेटा पीएच इन प्रेजेंस ऑफ, सारी वैरायटी करा रहा हूं, कॉमन आयन। कॉमन आयन
ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पीएच इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा? कॉमन आयन। हाँ भाई, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 0.2 CH3COOH है और साथ ही साथ में, नहीं 0.2 नहीं है, 0.02 है, और 0.2 m मेरे पास CH3COONA है। ये मिक्सचर है मेरे पास, तो मेरे को कैलकुलेट करके बताना है कि H प्लस क्या होगा और उसके बाद पीएच की वैल्यू क्या होगी। और ये तो हम सब जानते हैं कि अगर H प्लस सही सही निकल गया तो फिर पीएच निकालना बस लॉग का खेल है, और वो कोई खास बात नहीं है। सही है, करो, देखो इधर ध्यान से, देखो इधर ध्यान से। हम्म अब हमारे लिए एक बार इस क्वेश्चन को समझाना बहुत जरूरी है। CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से, बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट बताते रहना, CH3CO माइनस और क्या देगा? H प्लस देगा। और आपको यह पता होगा कि CH3COONA एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो CH3CO माइनस, क्यों भाई? और साथ में क्या मुझे मिलेगा? Na प्लस। सही है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 है बेटा। तो ये फुली डिसोसिएट होके यहां क्या बनाएगा? 0.2 बेटा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.02। और जब ये टूटेगा तो इतनी फॉर्मेलिटी समझ में आई, 1 माइनस अल्फा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? 0.02 अल्फा, और ये कितना आएगा? 0.02 अल्फा। ये लिखने का तरीका समझ में आया? एक बार तसल्ली से देख लो, ठीक लिखा हुआ है। ये वन साइडेड एरो क्यों है, ये टू साइडेड एरो क्यों है, समझ में आया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 1 माइनस अल्फा, समझ में आया? पूछ क्या रहा अगला? H प्लस की कंसंट्रेशन क्या? H प्लस की कंसंट्रेशन 0.02 अल्फा नहीं है? तो अल्फा पता होगा तभी तो सारा कुछ पता होगा, है? और हाँ, एक चीज हमने कल भी बच्चों को कहा था कि कुछ डेटा आपको याद हो जाने चाहिए। अगर एसिटिक एसिड का कहीं पे भी Ka ना दिया हो, तो कल मैंने चलते वक्त बोल दिया था या परसों बोला होगा कि 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होगा। शायद मैंने बताया भी था कि कौन से एसिड का Ka और कौन से बेस का Kb बराबर होते हैं। अमोनिया का Kb और एसिटिक एसिड का Ka बराबर होता है, बताया था ना मैंने। आ रहा है समझ में? रुको 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 रुको, जल्दबाजी ना करो। अब अगर मैं इसको मुश्किल तरीके से कर गया तो फिर तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी। ठीक, अब देखो, देखा जाए तो अगर मैं यहां पर Ka लिखूं, Ka लिखूं, तो Ka इस पे थोड़ी ना लगेगा, Ka तो इस पे लगेगा ना बेटा। क्या चीज ऊपर आएगी? CH3COO माइनस, आगे H प्लस, और आगे CH3COOH। ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू कुछ भी हो, इसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, ये चेंज नहीं होने वाला अनलेस यू चेंज द टेम्परेचर, वो ये होगा। बताओ, वास्तव में मुझे CH3COO माइनस लिखने का अगर मुझे मिलेगा तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। तो नियम धर्म के अनुसार तो मुझे CH3CO माइनस की वैल्यू 0.02 अल्फा प्लस 0.2 मिलेगी, है ना भाई? और H प्लस की वैल्यू जो है मुझे चाहिए, तो मैं H प्लस ऐसे लिखे देता हूं, कोई बात नहीं, और डिवाइडेड बाई CH3COH की वैल्यू हो जाएगी 0.02 और 1 माइनस अल्फा। ऐसे लिखोगे ना भाई? हम्म अब ऐसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक, अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक। सुनो इधर, और आज तो लिख भी लिया इतना, आगे से जब कभी कॉमन आयन में क्वेश्चन बने, ये सब मत लिखना, फंस जाओगे।
फिर अगर ऐसे करने लगे फिर तो उलझ जाओगे। चलें आगे बढ़े। ट्रिक मैंने बताने जा रहा हूं। आपको पता है अल्फा को नेग्लेक्ट करने के कुछ नियम धर्म है कि अल्फा की वैल्यू 5% से कम होनी चाहिए, या ये होना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा अपने बच्चों से बात कहता हूं कि अगर कॉमन आयन का कोई क्वेश्चन बनेगा, ऑलवेज, चाहे दिया हो या ना दिया हो, 1 - अल्फा 1 लेना है। ऑलवेज। वहां इस चक्कर में नहीं पड़ जाना 5%, 4%, 10%। कॉमन आयन है 1 - अल्फा 1। ठीक। और सुनो इधर, जो कॉमन आयन है वो मुझे एक जगह मिलेगा कि दो जगह मिलेगा? ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग का लेना है और वीक का उड़ा देना है हमेशा। रिपीट करें भाई, कॉमन आयन हेडिंग पड़ी हुई है तो कॉमन आयन आपको दो जगह मिलेगा, तो आपको दो जगह ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने में कैलकुलेशन बहुत भारी हो रही है। तो मैं कहता हूं कि कॉमन आयन वाले केस में हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले का लेना है और वीक वाले को हटा देना है हमेशा। बेटा खुशी, ये किससे आया बेटा? उड़ा दो। ये किससे आया? देखो क्वेश्चन देखो, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू, यहां क्या लिखूं बच्चों? राहुल बोलो भाई, यहां क्या लिखूं? 0.2। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? H प्लस की। और यहां क्या लिखूं? 0.02। अब हो गया सवाल। इससे बात तो कोई कैलकुलेशन में कोई दम ही नहीं है। हो गया। कॉमन आयन में हमेशा ये करना है। क्या आएगा वैसे H प्लस है? -5 की 6 है ना? तो pH पता क्या होगा? ये ऊपर 6 - log 2 लगभग 1.8 है ना, और log 2 कितना हो गया? 0.3। तो 6 - 0.3 लगभग लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.7 आ जाएगा। जल्दी करो बस अप्रोक्सीमेशन में। कुछ समझ में आया? क्या इसमें ट्रिक बताई? कॉमन आयन के क्वेश्चन करते वक्त 1 - अल्फा हमेशा 1 लेना है, और कॉमन आयन दो जगह रखोगे तो फंस जाओगे। एक जगह लो, कौन सा लो? स्ट्रॉन्ग वाले को लो, और वीक वाले को स्ट्रॉन्ग के मुकाबले हमेशा नेग्लेक्ट करना होता है। कभी दिक्कत होगी नहीं। ओके। अभी इस पे और सवाल कराएंगे। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, तो अब मैं इतनी बात समझाने के बाद अब मैं चलता हूं पीएच ऑफ पॉली प्रोटिक एसिड या बेस की तरफ। आयनिक इक्विलिब्रियम में थ्योरी कुछ खास नहीं है, यही सब सवाल हैं। और आज मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, और जहां का भी स्टडी मटेरियल है, उसको करो और मंडे को लेकर आओ। मैं हर तरह की डाउट्स आपको बता दूंगा, कहीं से भी पूछ लो। लेकिन आप करो तो तब तो बात बनेगी ना। बेटा पॉलीप्रोटिक क्या होता है बेटा? जिसका एन फैक्टर एक से राहुल ज्यादा हो, है ना बेटा? बेटा आपका नाम क्या है? अनुज। तो अनुज बेटा, पॉलीप्रोटिक का मतलब होता है, पॉली का मतलब हो गया एक से ज्यादा, और प्रोटिक का मतलब होता है जो H प्लस से दे। अब वो एसिड भी हो सकता है और वो बेस भी हो सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन एसिड के आते हैं। ठीक बेटा है? देखो, सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। क्या ये पॉलीप्रोटिक एसिड है? है। सही है। ध्यान से देखना। ये बारी बारी से मुझे दो H प्लस दे सकते हैं। अगर पहली बार H प्लस दिया तो HCO3 दिया, और दोबारा HCO3 सुन लो,
H प्लस और CO3 माइनस देंगे। पहली इक्वेशन का Ka 1 ले लेता हूं, दूसरी इक्वेशन का Ka 2 ले लेता हूं। सही है भाई? है? पहला H। रुको बेटा, क्या पॉलीप्रोटिक एसिड आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की याद दिलाते हैं कि नहीं? दो इक्विलिब्रियम एक साथ और आयन कॉमन, यानी इनके न्यूमेरिकल साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से करे जाते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। पीएमटी में अगर क्वेश्चन आ गया तो हार्डली 1 मिनट भी नहीं होता, और मैं तो ये कहता हूं कि कहने को 1 मिनट है, करना तो 30-35 सेकंड में ही पड़ता है। ठीक है ना? तो पहले मैं कुछ बातें बता दूं, और इसके बाद क्वेश्चन को आसान तरीके से 20 सेकंड के अंदर कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। लंबे मेथड पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस वक्त मेडिकल की क्लास ले रहा हूं। ठीक है? देखो, पहले तो मैं एक बात बता दूं, हमेशा एक नियम होगा कि Ka1 मच ग्रेटर देन Ka2 होगा। ऐसा क्यों? देखो, इधर देखो, मैं ऐसे समझा देता हूं। पहला H प्लस क्या बेटा H2CO3 से निकला है कि नहीं? वो क्या है? एसिड। लेकिन जो दूसरा H प्लस निकला है वो इससे निकला है, और ये एसिड है या ये एम्फोटेरिक है? तो बताओ, एसिड ज्यादा एसिडिक होता है कि एम्फोटेरिक ज्यादा एसिडिक होता है? तो किस केस में बेटा, ईशो, किस केस में बेटा H प्लस मुझे ज्यादा मिलेगा? एसिड में, यानी पहले में, है ना? पहले में मिलेगा ना? तो अगर पहले में H प्लस ज्यादा मिलेगा और H प्लस ज्यादा होने से Ka ज्यादा होता है, तो क्या Ka1 ज्यादा नहीं होगा? ये रूल होता है। रीजन समझ में आ गया? और एक चीज और देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या होगा? H2CO3 HH मुझे क्या देगा? 2H प्लस, और क्या देगा? CO3 माइनस। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था कि अगर इस इक्वेशन का Ka ओवरऑल लोगे और आप इक्वेशन को ऐड करोगे तो Ka ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाइड होते हैं। तो Ka1 इंटू क्या बेटा? Ka2। सही है? ये सही है। और अगर फॉर ट्राई बेसिक वीक एसिड होता तो क्या फार्मूला बन जाता Ka ओवरऑल का? Ka ओवरऑल का फिर क्या बन जाता? Ka1, Ka2 और Ka3। ऐसे हो जाता ना? है? अच्छा, ज्यादा बहुत हो, ज्यादा कौन सा होता है? Ka1 और क्या बेटा? Ka2। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है? अब मुझे इस पे क्वेश्चन करवाने हैं। इतनी थ्योरी सबके समझ में आ गई, कोई खास बात नहीं थी। ठीक है? अब मैं आपके सामने जो हूं, एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं। क्वेश्चन लिखो, ये कैलकुलेट H प्लस OH माइनस HCO3 माइनस CO3 माइनस इन 0.1 m H2CO3, इसका Ka1 10⁻⁻7, इसका Ka2 10⁻⁻11। उतारो। उतार लिया बेटा? हैं? रुक जाओ, मुझे कराने दो।
मुझे H2CO3 का 0.1 m H2CO3 दे रखा है, Ka1 भी दिया है, Ka2 भी दिया है, और ये सारे आयन की कंसंट्रेशन है। ठीक है। हाँ, ये मुझे पता है कि अगर मुझे H प्लस पता लग जाएगा तो OH भी पता लग जाएगा। लेकिन ये और ये कैसे निकालोगे? देखो देखो, तरीका देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक देखो। H प्लस कितनी जगह पर है, ये निकालना है। HCO3 माइनस कितनी जगह पर है? दो है। दोनों इक्विलिब्रियम है। इसका Ka1 राहुल कितना है, और ये -11 हो गया। अब देखो ट्रिक देखो, देखो कितना आसान तरीका देखो। दोनों वीक है, लेकिन इसके मुकाबले ये वाला है, तो मैं इस रिएक्शन को मान के चलूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ईशु, बहुत कायदे की चीज बता रहा हूं, और इसको तो वीक मानूंगा ही। ठीक, सही है। आराम से देखना। अगर मैं पहली इक्वेशन पे Ka1 लिखूं, अनु देखना बेटा, H प्लस कितनी जगह पर है? दो। मैं तो लिखूंगा H प्लस पहला ओनली। खुशी क्यों? मैंने कहा था कि कॉमन आयन में वैसे देखा जाए तो H प्लस मुझे दो जगह मिलेगा, लेकिन अभी इससे पहले ट्रिक क्या बताई थी? किसको रख लो, किसको उड़ा दो। बोलो, पक्का? और अब मुझे एक चीज पहले, ये पहले बताओ, H प्लस और दूसरा क्या हो गया? HCO3 माइनस है। बोलो, कै जगह पे है? हैं? दो ही जगह पे है कि नहीं है? है। कौन सा रखूं? स्ट्रांग वाला? बोलो, नहीं आया समझ में? मैं फिर से लिख दूं? नहीं आया समझ में? दिमाग देखो कैसे चल रहा है। अरे भाई, SCO3 दो जगह पे है, ये वीक का है, ये स्ट्रांग का है, नियम के अनुसार तो दोनों लेने चाहिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे। फिर कौन सा लें? स्ट्रांग वाला, यानी ये लो, और ये तो, और H प्लस चाहिए, H प्लस निकाल लो। नहीं आया समझ में? डिवाइडेड बाई, एक बार समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन देखो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। डिवाइडेड बाई कौन है ये? H2CO3 कितनी कंसंट्रेशन है? दी तो है 0.1। कायदे से इसकी कंसंट्रेशन ये होगी, है 1 - अल्फा का। कौन पूछ रहा है? पूछेगा कोई? कॉमन आयन में 1 - अल्फा ऑलवेज इक्वल टू 1। कितना है? 0.1 आंसर। और Ka1 कितना बेटा? 10⁻⁻7। नहीं समझ में आया? देख कितना आसान हो गया है। कुछ समझ में आया है? तो बताओ बेटा, H प्लस की वैल्यू कितनी हो गई? -4। लो, 10⁻⁻4। तो OH कितना? -10। SCO3 माइनस बोलो, -4। आ गया समझ में? एक रह गया अभी। क्या कौन सा रह गया बेटा? कार्बोनेट आयन का। रुक जाओ, कार्बोनेट आयन कहाँ है? ये यहां मिलेगा ना? उसको भी समझाते हैं। तो जब कार्बोनेट आयन मुझे यहां मिलेगा, तो क्या लिखता हूं? Ka2, राइट? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ऋतिक भाई, ये ऊपर और ये नीचे होगा। नियम के अनुसार बताओ, H प्लस कितनी जगह पे? एक जगह की दो जगह पे है? क्या मैं H प्लस की वैल्यू ये लिख दूं? नहीं आया समझ में?
आया? अरे भाई, Ka2 में H+1 नहीं, दो जगह है, लेकिन रखना इसका थोड़ी ना होता है, स्ट्रॉन्ग का रखना होता है। और वो हम निकाल चुके हैं, 10 की पावर कितना, -4। राइट, राइट बेटा। इनटू, अब आया है कौन, CO3 इसका तो खैर निकालना ही निकालना है, डिवाइडेड बाई SCO3 बोलो। नहीं आया समझ में? और ये कितना है, 10 की पावर -11, तो कार्बोनेट आयन की वैल्यू 10 की पावर -11 हो गया, खत्म। हो गया सारे। मैं पिछले 5-7 सालों से ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में तो नहीं देख रहा हूं, वो तो सीधे सीधे सिंपल से आ जाते हैं, लेकिन ऐसे आ सकते हैं, और आ जाएं तो 20 ही सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए। आप कहोगे सर आपने तो टाइम ज्यादा लगाया, क्योंकि टाइम समझाना था, और जब क्वेश्चन आएगा तो इतने सारे सवाल नहीं आएंगे, पता है? इधर देखो, जब बच्चों का दिमाग चलने लगता है तब पता कैसे सोचते हैं, देखते ही आंसर निकालते हैं। मान लो ये भी ना आता, ये भी ना आता, ये भी ना आता, और सिर्फ ये पूछा जाता, तब तो ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है। तो जिसकी प्रैक्टिस और सोच अच्छी हो जाती, कार्बोनेट, कार्बोनेट यहां पहले में नहीं दूसरे में मिलेगा भाई, Ka2 की जरूरत है, 10 की पावर -11 लिया, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, फिर अपने को पता है ये H+, ये होगा, ये होगा, ये दोनों बराबर कट गए, यानी जो Ka2 है वही CO3 है, खटाक से आंसर आ गया, 10 की पावर -11। अब तो है 20 सेकंड का क्वेश्चन, ऐसे करते हैं। बोलो बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया भाई? ऐसे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पॉलीप्रोटिक एसिड में होंगे। अब ट्राइबेसिक एसिड होगा तो भी ऐसे करना पड़ेगा, सोच वही है। तो कैसे करोगे पॉलीप्रोटिक एसिड में, अगर बहुत सारे आयनों का पूछ लिया जाए? पहली वाली इक्वेशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग मानना, नीचे वाले को वीक मानना, और जो इससे पहले ट्रिक बताई है कॉमन आयन की प्रेजेंस में, वही ट्रिक अप्लाई कर देना। ओके रिपोर्ट, ठीक है सर। अब क्या बचा, पॉलीप्रोटिक भी हो गया भाई, एक चीज और बची, वो है पीएच ऑफ एम्फोटेरिक आयन। मुझे याद है जब एम्स का पेपर अलग बनता था तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। पीएच ऑफ एम्फोटेरिक आयन, बेटा आज तक या कल से हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोगों ने पीएच एसिड का निकाला, हम लोगों ने पीएच बेस का निकाला, एम्फोटेरिक आयन का भी तो पीएच होगा, मुझे याद है। एक बार क्वेश्चन ये दिया गया था 0.1 एम, शायद एम्स का ही क्वेश्चन है, Na2HPO4, और इसका Ka1 10 की पावर -3, इसका Ka2 10 की पावर -5, और इसका Ka3 10 की पावर -7, और इसका उन्होंने पीएच पूछा था। शुभम पता है कैसे करोगे? 6। क्या बात है। ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है, जब पेपर उसका अलग होता था। उसने तो शायद आंसर निकाल दिया मेरे हिसाब से। ठीक, मैं बोलूं? देखो, एक बार समझाने में मेरे को 2 मिनट का टाइम दे दो, पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद देखो। Na2HPO4 में आयन कौन कौन से हैं?
Na प्लस और HPO4 क्या 2 माइनस। ठीक, अब मुझे ये पहले बताओ, Na प्लस का पीएच में कोई योगदान नहीं होता, होता है क्या? पीएच में या तो H से मतलब होता है या OH से मतलब होता है, वो यहां से नहीं आएगा, वो यहां से आएगा। अब ये बंदा कौन है? इस पे H भी है तो एसिड भी है। मैंने एक ट्रिक नहीं बताई थी कि फार्मूले में H हो तो एसिड भी होगा, और माइनस है तो लोन पेयर होगा तो बेस भी होगा। इसका मतलब ये बंदा क्या एम्फोटेरिक नहीं हुआ? इसका मतलब अब की बार जो पीएच आएगा वो एम्फोटेरिक आयन की वजह से आएगा। और अभी तक मेरी जितनी भी ट्रिक्स और टेक्निक्स रही हैं वो एसिड की रही हैं, बेस की रही हैं, ये तो एम्फोटेरिक आयन का हो गया। एम्फोटेरिक आयन का पीएच निकालने का शॉर्टकट ये होता है, pK1 प्लस pK2/2। एम्फोटेरिक आयन का पीएच निकालने का शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है? pKa1 और क्या बेटा, pKa2, नहीं सॉरी, pK1 प्लस pK2 प्लस करके हाफ करोगे। रुको रुको रुको, बात अभी खत्म नहीं हुई है सर। इधर देखो, यहां तो 3K दे रखे हैं। अपने को तीनों चाहिए क्या कि दो चाहिए? पता है, सुनो सुनो, इधर देखो। तो मैं अपने +1 वाले बच्चों को बताता हूं, K1 वो होता है जिसमें ये आयन बनता है। ध्यान से सुनना, बड़ी स्टेटमेंट प्रॉपर दे रहा हूं। K1 वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसमें ये आयन बनता है, और K2 उस आयन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसमें ये आयन टूटता है। आप मुझे आप मुझे ये बता सकते हो, ये HPO4 2 माइनस किस पूरे एसिड से बारी बारी से बना होगा? H3PO4 से, है ना? अगर मैं H3PO4 की तीन, ये बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3। अगर मैं इससे पहला H प्लस लूं तो क्या बनेगा? H2PO4 माइनस। अगर मैं H2PO4 माइनस से दूसरा H प्लस लूं तो क्या मुझे मिलेगा? HPO4 2 माइनस। और HPO4 2 माइनस से क्या मिलेगा? H प्लस और PO4 3 माइनस। राइट है ना? यही होगा ना? इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका Ka2, इसका क्या हो गया? Ka3। आ रहा है समझ में? ऐसे ही है ना? बोलो, ऐसे ही बना होगा ये एम्फोटेरिक आयन। अब ये देखो, ये एसिड है, ये एसिड है, ये एम्फोटेरिक है, बोलो, और ये भी एम्फोटेरिक है। आया समझ में? है? सही है? क्लियर है? रुक जाओ रुक जाओ, मुझे इस कंपाउंड का पीएच चाहिए तो मुझे K1 pK1 प्लस pK2/2 करना पड़ेगा, है ना बेटा? K1 क्या बोला? जिसमें ये वाला आयन बने। कहां बन रहा है ये वाला? है K2, यानी इससे। रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें Ka1 चाहिए या pK1 चाहिए? तो ये बताओ pK1 कितना हो जाएगा? 5। एक बार चीज समझ में आ जाए तो 10 सेकंड का भी काम नहीं है। और प्लस, रुक जाओ, ये K2 क्या बोला? जिसमें ये आयन टूटता है। कहां टूट रहा है? pK3 कितना है? माइनस है, तो कितना हो गया? 7/2। जैस्मिन ने आंसर कितना दिया था? 6। सही दिया था। क्वेश्चन कोई बहुत लेंथी है, समझाने में मेरे 10 मिनट लग गए होंगे, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन एग्जाम में तो अल्टीमेटली ही काम आएगा। तो एम्फोटेरिक आयन का कभी भी, सुनो, एम्फोटेरिक आयन का, सुनो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए, ये क्वेश्चन तो और आसान हो गया। H2CO3 का 0.1 m हो गया है, 0.1 m।
Ka1 कितना है 10⁻⁻7, Ka2 वैल्यू है 10⁻11। तो बताओ NaHCO3 का पीएच क्या होगा? बेटा इतनी देर लगना नहीं चाहिए। 9 हो गया। कैसे? NaSCO3 में कौन से आयन है? Na प्लस। दूसरा कौन सा आयन है? SCO3 माइनस। Na प्लस से कोई भी पीएच का योगदान नहीं होगा, इससे होगा। क्या इसके फार्मूले में H है? है। क्या इसमें माइनस की वजह से लोन पेयर है? यानी ये एसिड बेस दोनों का हो गया। तुरंत ही एम्फोटेरिक आया, तुरंत फार्मूला लगाया, pK1 प्लस pK2/2 हो गया। जिसमें आयन बनता वो पहली रिएक्शन होगी, जिसमें टूटेगा वो दूसरी आयन होगी। और इसमें तो दिया ही दो हैं और दो ही चाहिए, तो जमा आसान है। तो ये वैल्यू हो गई 7 + 11/2, यानी इसका पीएच 9। उसमें दिक्कत थी, दिए थे 3 के, कौन से 2 के लेने हैं वो इंपॉर्टेंट है। और अगर पिछले क्वेश्चन में अगर ये होता शुभम भाई, NaH2PO4 का अगर मुझे पीएच निकालना होता और मुझे K1 K2 K3 दिया होता, तब मैं क्या करता? अभी जो करवाया था क्वेश्चन उसमें तो K2 + K3/2 किया था, इसमें K1 + K2/2 है ना। और एक ट्रिक ये है, जितनी देखो, जितनी बेसिसिटी होती है एसिड की, जितनी एसिड की क्या होती है बेसिसिटी, उससे एक माइनस कर दो, वो हमेशा एम्फोटेरिक आयन प्रोड्यूस करेगा। ये ट्रिक समझ में आई? एम्फोटेरिक आयन हमेशा बेसिसिटी -1 होते हैं। बताऊं? इधर देखो, अभी आपने देखा था बेटा S3PO4 में कितने एम्फोटेरिक आयन थे? 2। उसका एन फैक्टर कितना था? 3। तो बेसिसिटी 3, और उसमें एम्फोटेरिक आयन कितने हैं? 2। H2CO3 में एम्फोटेरिक आयन कितने थे? 1। बेसिसिटी कितनी है? 2। तो ये होगा। और बेटा इधर एक बार एम्स में ये भी क्वेश्चन बना था। हाँ जी, NaHCO3 का पीएच जो भी आएगा, क्या वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? ये तो एम्फोटेरिक आयन है, इनका पीएच कैसे निकलेगा? K1 + pK1 + pK2/2, यानी इनका तो पीएच K1 K2 पे डिपेंड कर रहा है। उसे तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, क्या वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या? सुन ले भाई, हमारे दिमाग में है ना, कंसंट्रेशन घटाएंगे बढ़ाएंगे पीएच चेंज हो जाएगा ना। सब पे फर्क डालता है, सिर्फ एम्फोटेरिक पे फर्क नहीं डालता है। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और हम इसको आराम से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक भाई जी, आ रहा समझ में है? आयनिक इक्विलिब्रियम अब तो मुश्किल ना लग रही होगी मेरे हिसाब से, लेकिन आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। देखो, मैं वेट करूंगा कि आप मंडे से मेरे से कितने सवाल पूछते हो। बस एक वैरायटी और रह गई है, नहीं तो मैंने सब पढ़ा दिया आपको। मेडिकल में इससे कम जरूर आएगा, इससे फालतू नहीं आएगा। और आपको तो पता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में और क्या टॉपिक थे पहले जब जीवन सामान्य था। तो एक तो था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्यों हंस रहा भाई? यही बोलना पड़ता, जब जीवन सामान्य चल रहा था तो ये होता है। एक तो क्या था? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वो हटा दिया है। एक बफर था, अब बफर की सिर्फ थ्योरी है, न्यूमेरिकल नहीं है। एक और चीज बच गई, वो एक रह गया, सॉलिबिलिटी। और क्या बेटा? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अगर मैं वो और पढ़ा दूं, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया नए ट्रेंड के हिसाब से। तो देखो, मैंने थर्मोडायनामिक्स भी आपको पढ़ाई और मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया। जिसने मेरी लगातार क्लासेस लगाई हैं और घर पे काम किया है, वो बड़े आराम से स्मूथली अब वो क्वेश्चन कर सकता है, वो चाहे एनओसी की प्रॉब्लम क्यों ना करो। मुझे कोई बुराई नहीं है, आप पूछ लो।
तो ये करने के बाद में अब मुझे एक चीज, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बोल रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आ गया कि कंसंट्रेशन घटाने और बढ़ाने पर किस पे पीएच पे फर्क नहीं पड़ता है। तो सब जगह पे कंसंट्रेशन पे पीएच का फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन एम्फोटेरिक आयन में सी नहीं होता। ये ध्यान रखना इस बात को। अब लास्ट वैरायटी पीएच की क्या बनी? मिक्सचर की बची। आपको अगर सर मिक्सचर तो आपने कराया है, लेकिन वो जो मिक्सचर मैंने कराया वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कराया है। मैंने मिक्सचर ऑफ क्या बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो क्वेश्चन है वो अभी आपको नहीं कराया है, और मिक्सचर ऑफ क्या बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये रह गया बस लास्ट पीएच का सवाल। ठीक, जैसे 0.1 एम फॉर्मिक एसिड में 0.1 एम हम अगर एस्टिक एसिड मिला दें, इसका के ए 10 की पावर मान लेता हूं कि -3 है, और इसका के ए तो अपने को याद है ही 10 की पावर -5 है, और कहते हैं बताइए इस मिक्सचर का रिजल्टिंग पीएच कैसे निकलेगा। बेटा क्या दोनों वीक एसिड नहीं है? हैं? कैसे करोगे? मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको अगर कुछ पता है तो बताओ मेरे को, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। शुभम, दोनों वीक हैं। स्ट्रांग वाले तो कल करा दिए थे। अब इस टॉपिक के बाद आप कहीं से भी पीएच के क्वेश्चन कर सकते हो, सब बता दिया, और सबका आसान तरीका बता दिया। के ए की वैल्यू 10 की पावर -3, के ए की वैल्यू 10 की पावर -5, ये हो गया। मैं बोलूं डायरेक्ट, हम्म, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, मिक्सचर हो, और आपस में रिएक्ट ना कर रहे हो, ठीक, तो बस ये शॉर्टकट लगा दो। अब मामला के ए का है तो H प्लस मिलेगा। अगर ये दो वीक बेस होते तो मुझे क्या मिलता? OH माइनस। लेकिन मेरे फार्मूले में क्या चेंज होता? C1 इंटू KB1 प्लस C2 इंटू KB2। ये ट्रिक लगा दो, और आप देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। H प्लस की वैल्यू बोलो, अंडर रूट C1 बिट बोलो 0.1, Ka1 कितना, 10 की पावर -3, C2 बोलो 0.1 इंटू K2 बोलो 10 की पावर -5, है ना। तो ये वैल्यू हो गई 10 की पावर कितना, -4, ये वाली वैल्यू 10 की पावर -6, ये वाली वैल्यू उससे 100 गुनी कम है। बोलो, अगर मैं एग्जैक्टली सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर -2 कॉमन आएगा, नहीं 10 की पावर -4 कॉमन लूंगा, बाहर आएगा 10 की पावर -2, और अंडर रूट में क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस कितना, या एक काम करो 10 की पावर -6 कॉमन लो, 10 की पावर -6 कॉमन लोगे तो अंडर रूट के बाहर 10 की पावर -3 आएगा, और अंडर रूट में क्या आएगा, 1 प्लस ऊपर चला गया 100 लगभग, है ना बेटा, है तो ये 101 हुआ, है ना। तो इसको 100 ही मान के ठीक रहेगा। तो इसका मतलब सीधी बात है कि ये 10 की पावर कितना हो गया है, -2 आएगा। तो इसका मतलब फिर हम इतने ज्यादा उलझनों में क्यों पड़े? मैंने जैसे नहीं बोला था ये वाली वैल्यू से 100 गुना कम है, हटा दो इसको, ये रख लो 10 की पावर -4, और उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2। तो चॉइसेस में पीएच की वैल्यू जहां पे 2 या 2 के आसपास का आंसर है वो आंसर होगा। बस भाई, देने तो जवाब 4 में से ही एक आंसर है ना, बस अपने आप समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। तो जैसे 100 गुनी, 150 गुनी, 1000 गुनी का हटा दो, उसको बाहर हो गया फिर।
तो ये फार्मूला कब लगाओगे? जब मिक्सचर हो, वीक एसिड या वीक बेस हो और आपस में रिएक्ट ना करते हो। ये है BHM का। यानी इस चैप्टर का सबसे मेन हिस्सा कंप्लीट हो गया, और यहीं पे ही अगर नहीं आता है तो फिर ये चैप्टर नहीं आता है, और अगर ये आता है तो फिर ये चैप्टर आता है। ठीक है। सॉल्ट के पीएच पीछे हुआ करते थे, वो तो इससे भी आसान होते थे, लेकिन सिलेबस हटा दिया है। आपको याद है उसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता था, 1 - H होता था, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओगे, वैसे सिलेबस से बाहर की चीज पूछ रहा हूं, सब पढ़ के तो आ रहे हो, जब मतलब हाइड्रोलिसिस की पॉइंट आता था तो हम 1 - नहीं लेते थे, हम हमेशा 1 - छोटा h लेते थे। याद है ना सबको डेरिवेशन में? या भूल गए हो? था ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में? क्या अच्छा, दोनों के फार्मूले मिलते जुलते हैं? अल्फा और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दोनों एक ही तरीके के हैं। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हर जगह अल्फा ही चलने दो, एच क्यों आया? मेरा सवाल ये है कि अल्फा में और एच में फर्क क्या होता है? करा दिए सारे क्वेश्चन। किसी को नहीं पता? मैं बोलूं? वैसे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, और तभी स्टाइल भी एक ही होती है, लेकिन 1 - अल्फा में अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लो 10% है तो नेग्लेक्ट नहीं होगा, और 5% या उससे कम है तो नेग्लेक्ट होगा। लेकिन हाइड्रोलिसिस हमेशा नेग्लेजिबल फिनोमिना होता है, और 1 - H की वैल्यू किसी भी परिस्थिति में 1 होती है। यह फर्क होता है, नोट कर लो। वैसे इसकी जरूरत अब पड़ेगी नहीं, कम से कम अगले जो 2021 के अंदर जो पेपर होगा उसमें तो ये चीज नहीं आएगी, लेकिन जानकारी रखो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड अल्फा बेसिकली सेम, बट 1 - H इज ऑलवेज 1। बिकॉज क्या रीजन क्या है? हाइड्रोलिसिस इज ऑलवेज ए नेग्लिजिबल फिनोमिना, ऑलवेज ए क्या बेटा? नेग्लिजिबल फिनोमिना, हमेशा नेग्लिजिबल फिनोमिना होता है। ठीक है। और अब एक थोड़ी सी थ्योरी आपको और पढ़ा देते हैं, सो दैट कि मंडे को फिर ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं तो फिर ट्यूसडे पे हम चले जाएंगे। अब बताओ भाई, अगला आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या मुश्किल चैप्टर लगता है? पहले वही कराएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का संबंध होता है रिडॉक्स से, पहले रिडॉक्स कराऊंगा और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मूव करूंगा। ठीक है, चलिए डिसाइड हो गया। पहले तो जल्दी से रोहित भाई और सारे बच्चे ये पहले बता दो, बफर सोल्यूशन किसे कहते हैं? रुको, मैं देखता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट 11th में कितने क्लियर किसी टीचर ने किए हैं। देखो, ये पानी है, इधर देखो, पानी शुद्ध पानी है, इसका पीएच कितना होगा बोलो बेटा? 7। मैंने यहां से ड्रॉप बाई ड्रॉप मुश्किल से एक या दो बूंद, एक या दो बूंद HCl की गिरा दी। क्या बोला बेटा मैंने? एक या दो बूंद HCl की गिरा दी। पीएच ऊपर उठेगा, पीएच नीचे गिरेगा, या पीएच 7 के ही इक्वल ऑलमोस्ट रहेगा? बोलो, अपने अपने जवाब दो यार। मैं वही देखना चाहता हूं कि आपने 11th में बफर सोल्यूशन को कैसे पढ़ा है, आपके टीचर ने कैसे पढ़ाया। इधर देखो, हाँ जी शुभम, ऑलमोस्ट सेम। अनु, ये तो मानते होगा ना पीएच गिरेगा या कांस्टेंट होगा, कुछ तो होगा, ये तो कंफर्म है। राहुल भाई,
थोड़ा कम हो जाएगा, यानी 7 से 6.8 या 6 पॉइंट। अच्छा, इधर देखो, पहले पीएच कितना था? कितना कम बता रहे थे राहुल? पॉइंटों में, यानी 6.8 या 6.9। लगभग ये पीएच अब इतना हो जाता है। बेटा, एक छोटे से बीकर में अगर पानी रखा है और अगर 2 बूंद जिंदगी की HCl के मिला दो, पीएच इतना चेंज हो जाता है ना? और आप सब बायो के स्टूडेंट हो, ठीक है? तो आगे फ्यूचर में डॉक्टर्स बनोगे, और आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि हमारी अपनी बॉडी के हर सेगमेंट का अलग अलग पीएच होता है। अगर पीएच 1 यूनिट चेंज हो जाए, जहां पीएच जैसे स्टमक का 2 होता है, या तो 3 हो जाए या 1 हो जाए, तो बंदा डॉक्टर के पास जाता है ना? बीमारी आ जाती है। और अगर पीएच में 2 या 3 यूनिट की चेंज हो जाए, तो जो आपका बंदा है वो अब डॉक्टर के पास नहीं, भगवान के पास जाता है। यानी हमारी बॉडी में एक भी यूनिट का चेंज आता है तो हम डॉक्टर के यहां जाने लायक रहते हैं, और हम अपने घर में चिल्लाते हैं, भैया तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के यहां ले चलो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा का चेंज हो गया तो हम इस लायक भी नहीं रहते हैं और डायरेक्ट भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ऐसा हमें बताया गया है। वैसे मैं तो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं, तो बायो मेरी समझ जो है वो दूसरे बच्चों से या टीचर से बात करते करते जो बनी है, उसके आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं, ठीक है? यानी 2 यूनिट में या 3 यूनिट में बंदे की डेथ हो जाती है। ठीक है भाई, क्लियर है? आप मानते ही होंगे कि आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका ब्रेकफास्ट कुरकुरे से शुरू होता होगा। अभी मैं भी देखूंगा, अभी पता है ना? मैं, ठीक है? और उसको बड़े ही स्वाद ले लेके खाते हो। 5 रुपए या 10 रुपए का जो पैकेट होता है, उसमें 2 बूंद एसिड की नहीं होती, कई बूंद एसिड की होती है। उसी से वो खट्टापन आता है, और वो 2 बूंद से कहीं ज्यादा हमारी बॉडी में एसिड डालता है, हमारी डेथ नहीं होती। इसका मतलब बॉडी के अंदर भगवान ने किसी मैसेंजर को बिठा रखा है जो हमारी बॉडी के पीएच को चेंज उतना नहीं होने देता है जिससे हम परेशान होते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम कुरकुरे का स्वाद ले लेके ना खा रहे होते हैं। सही है ना? क्योंकि अगर ये मुझे पता लग जाता कि अगर मैंने कुरकुरे का 1 पैकेट खाया तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, कोई नहीं खरीद के खाता भाई, जान सबको प्यारी है। लेकिन अभी का सीन क्या क्रिएट हो रहा है कि आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, सब कुछ कुरकुरे से शुरू होकर वहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसा ही है ना? तो इसका नहीं, तुम्हारे कहने से क्या होता, हम सबने देख रखा है? तो ये सब है भाई। तो एक बात ये बताओ, इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो पीएच को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखती है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। अब सुनो, एक स्थिति ये है, अब मेरे पास एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन पड़ा है जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन, और मान लेता हूं कि उसका पीएच जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे 6 है, और अगर मैंने अब की बार 2 बूंद या 3 बूंद HCl की मिला दी और अब उसका पीएच 5.88 हो गया, तो चेंज तो अब भी हुआ। लेकिन इस होने वाले चेंज के रिस्पेक्ट में ये होने वाला चेंज नेग्लेक्टेड नहीं है? ऐसे ही सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सोल्यूशन कहते हैं। आप सब पढ़े लिखे इंसान हो, बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो एसिड और बेस की कुछ बूंदे डालने पर अपने पीएच में
कुछ खास परिवर्तन नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही है। अगर हम कुरकुरे खा भी रहे हैं तो एक बात ये मुझे बताओ, चलो डेथ और वो तो बहुत एक्सट्रीम बात हो गई, लेकिन खाने के बाद पेट में अनइजीनेस तो आती ही है। तो अनइजीनेस की वजह से कहने का मतलब ये हुआ कि फिर उसका मतलब बॉडी में एसिड आ गया है, लेकिन वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों भाई? है ना भाई? रोहित करे जी कहाँ था है? ऐसा ही है ना? बोलो। हाँ ये भाई कह रहे जी हम तो खूब खाते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अभी तो आप लोग यंग एज के हो ना, तो अभी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन समझ में आया बेटा? लिखो, दीज आर दो सॉल्यूशंस, these are those solutions, these are those solutions which reserve their acidity or basicity, which reserve their acidity or क्या बेटा? Basicity on the addition of, on the addition of a small amount of acid and base, a small amount of acid and base। ठीक है, आगे लिखो। और दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक हो गया एसिडिक बफर, बस इसकी थ्योरी समझा दें, न्यूमेरिकल तो इससे हटा दिए गए हैं। अब आता है बेसिक बफर, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर। हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा बताते जाओ क्योंकि आप सबने पढ़ा है। हाँ जी, बफर सोल्यूशन की भूमिका समझा दी मैंने, है? हाँ बेटा। बेटा एसिडिक बफर में क्या लेते थे शुभम भाई? पढ़ के आया करो थोड़ा सा बेटा, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बताया करो। एसिडिक बफर में जैस्मिन क्या लेते थे? हाँ, देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, पहले समझा रहा हूं, इस पर देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एसिडिक बफर में वीक एसिड लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट लेते हैं। और बेसिक बफर में शुभम क्या लेंगे बताओ? वीक बेस लेंगे और उसके कॉन्जुगेट एसिड के साथ में सॉल्ट बना के लिख देंगे। अभी बताऊंगा मेडिकल पे कैसा क्वेश्चन आया था। इधर देखो, जैसे वीक एसिड CH3COOH, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3COO- और Na लगा दिया तो सॉल्ट बन गया। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड ले लिया, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? HCOO के साथ में सोडियम लगा दो या पोटेशियम लगा दो। इसके अलावा वीक एसिड और कौन होता है? HCN, उसका कॉन्जुगेट बेस कौन हुआ? CN, तो उसके साथ में सोडियम या पोटेशियम लगा दो, तो ये एसिडिक बफर हो गए। कई तो पीएमटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कौन बफर है कौन बफर नहीं है। और इसमें देखो, अभी आपने अमोनिया का सोल्यूशन लिया और उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन हुआ? NH4+, तो NH4Cl लगा दिया। बोलो भाई, इस तरीके से कर लिया। रुको, अब मैंने आपको बफर के बारे में कुछ कुछ एग्जांपल आपको दे दिए, रुक जाओ, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ठीक है, क्लियर? देखो इधर, सवाल देखते रहना। NaCl प्लस HCl क्या मिक्सचर बफर है? सब सवाल करा रहा हूं थ्योरी के, नहीं है ना? बिल्कुल सहमत हूं, नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां वीक एसिड चाहिए। ठीक, अब आओ, H2CO3 प्लस Na2CO3, जल्दबाजी नहीं करना। रीजन देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। कौन रीजन देगा? बोलो नहीं, रीजन कौन देगा? आप, बस दो ही, ऋतिक।
हाँ बिल्कुल ठीक कहा। वीक एसिड तो है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? SCO3 उसका सॉल्ट होना चाहिए। क्या उसका सॉल्ट है? सॉल्ट है, सॉल्ट है, सॉल्ट है। लेकिन ये सॉल्ट किसका है? कार्बोनेट 2 का। कार्बोनेट बेस भी है, लेकिन क्या वो इस एसिड का कंजुगेट बेस है? नहीं है ना? बोलो, पक्का? इसका मतलब ये भी बफर नहीं है। ऋतिक ने सही बताया। वेरी गुड। आगे आओ। H2CO3 प्लस NaSCO3, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं एम्स में। बोलो, है बफर? पक्का है? ये क्वेश्चन एम्स में फिर आया। ये सब सवाल ऐसे बनते हैं। जल्दी बोलो। हैं? भाई इससे न्यूमेरिकल तो हटा दिए गए, थ्योरी तो आएगी। ऐसी आएगी। कौन बफर है, कौन बफर नहीं है। और बफर क्या होता है? चाहे एसिड में लाओ चाहे बेस में लाओ, पीएच ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो क्वेश्चन करवाने लग रहा हूं। न्यूमेरिकल करते थे हिंडरसन इक्वेशन पे, जाके सिलेबस देख लेना, वहां लिखा हुआ डिलीटेड सिलेबस में कि हिंडरसन इक्वेशन हटा दी गई, यानी न्यूमेरिकल पोर्शन बफर का हटा दिया गया, थ्योरी रख ली गई। हाँ भाई, ये हो गया। ये बफर है कि नहीं? Na हटाओ। अब देख रहे हो क्या? HCO3 माइनस। HCO3 माइनस क्या एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक वाला एसिड भी होता है। CO3 क्या एम्फोटेरिक है? लेकिन बेस है, और ये बेस इस एसिड का है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये मिक्सचर भी किसका काम करेगा? बफर का काम करेगा। आ चुका है क्वेश्चन ये? आ रहा है समझ में? और है मेरे दिमाग में जो आ चुके हैं क्वेश्चन, इधर देखो। NaH2PO4 प्लस NaHPO4। बोलो 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 बोलो। हैं? एक आसान तरीका बताऊं जिसमें आप फंस रहे हो। इधर देखो। Na को छोड़ दो, बाकी दोनों के बीच में कितने H का फर्क है? एक का है। और एक का फर्क है, तो जिसके पास ज्यादा H है उसको एसिड मान लो, जिसके पास कम है उसको बेस मान लो, और वो कंजुगेट बेस हो गया, वो आंसर होगा। ये वाला आंसर क्यों नहीं था? कहां गया ये? कितने H का फर्क है? ये नहीं होगा। ये सबसे इजी तरीका बता दिया मैंने। आ रहा भैया समझ में? अच्छा भैया, अगर मैं ये कहूं NaHPO3 और यहां पे 2, और साथ में आपका Na3PO4। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जल्दी बोलना। देखा जाए तो एक एच का तो फर्क है, लेकिन आप सबको पता है कि ये एसिडिक नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक। ऐसे सवाल फंसाए जाते हैं। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन, फिर तो आप कर ही लोगे, आइडिया लग गया ना अब आपको? हाँ भाई, अगला लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर अमोनिया और HCl 2:1 पे होंगे तो क्या होगा, और 1:2 मिक्सचर पे होंगे तो क्या होगा? दोनों बफर हैं, एक बफर है, दोनों में से कोई बफर नहीं है। फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन भी IIT में आ चुका है।
इसके बाद डिस्कशन, 1.5 घंटे की क्लास मैंने आज ले ली आप लोग की, ठीक है ना भाई? क्लियर है? मंडे को सबसे पहले आपकी डाउट्स लेंगे और उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन कराएंगे, कोशिश करेंगे कि मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक? बोल बेटा, इसके बारे में क्या ख्याल है? और थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लियो। पढ़ लोगे? थोड़ा सा तो पढ़ लियो, उसमें क्या बात है। हाँ भाई, बताओ भाई अनु, क्या हुआ? देखो मैं बताऊं, आपको ये पता है बेटा, NH3 और HCl मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? NH4Cl। बताओ इसके कै मोल लिए बेटा? 2। इसके कितने लिए? 1। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl। खत्म। खुशी, यहां कितना बचेगा अमोनिया? 1। और ये कितना बनेगा? 1। अब आफ्टर द रिएक्शन क्या बचेगा, क्या बनेगा बताओ? NH3 बचेगा और NH4Cl बचेगा। बताओ, वीक बेस है, बेस है, एक प्रोटॉन का फर्क है दोनों में, है क्या? ये बफर नहीं है? आया समझ में? लेकिन अगर मैं उल्टा ले लेता 1:2, तब क्या होता? HCl बचता और साथ में क्या बनता? NH4Cl बनता। क्या ये बफर है? ये बफर नहीं है। बस ऐसे सवाल आता है। और लास्ट वाला पॉइंट बता सकते हो बेटा, हमारी बॉडी के अंदर ईश्वर ने गॉड गिफ्टेड बफर किसको दे रखा है? बिल्कुल ठीक, ये होता है H2CO3 प्लस NaHCO3। ये है बफर, और ये इसका पीएच लगभग 7.4 रहता है। यही बॉडी का एवरेज पीएच होता है ना, है भाई? अब चाहे कुरकुरे खाओ, चाहे देसी घी खाओ, चाहे घिया खाओ, चाहे तोरी खाओ, हमेशा पीएच की वैल्यू लगभग लगभग यही रहती है। घिया खाते हो? तोरी खाते हो? हैं? अच्छा ये बताओ बेटा, हमारी बॉडी में फूड जो है आइडियल पता है, उसमें एसिड बेस कितना होना चाहिए? 90% बेस होना चाहिए, 10% एसिड होना चाहिए। होता उल्टा है। दिन भर हम एसिडिक फूड खूब लेते हैं मजे लेके। और छोड़ो, अगर मैं जिस हरियाणा प्रदेश की बात करूं, तो यहाँ रोटी में अगर घी नहीं लगा तो टेस्टी नहीं है। घी क्या होता है? एसिड। और आपको बताऊं बेटा, इधर देखो, एसिड हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद पता है या नहीं पता है, ये हिस्सा हमारा जो हेड का है ना, यहाँ पूरी तरीके से तेजाब है। और वो जो तेजाब होता है वो एसिड होता है। जिस दिन वो सूख गया या कम हो गया, एक बड़ी ही कॉमन डिजीज आप लोगों ने सुनी होगी, अब तो बहुत कॉमन हो गई है, डिप्रेशन, है ना? डिप्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये पूरा हिस्सा तेजाब है। समझ में आया? तो बड़ी ही खतरनाक चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन चलो वो तो फिर कभी बताएंगे। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा?